रिजल्टेंट का मतलब जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, एक 10 ओम है, एक 5 ओम है, सीरीज में लगाए, अकेला कितना लगा दिया, 15 का लगा दिया, तो वो इक्विवेलेंट था, वही काम यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्टेंट हो रहा है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि इन दोनों को हटा दें, जो अकेला काम करे, इन दोनों के बराबर जो हो, उसको क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट कहा जाता है। तो वेक्टर्स में हमने जो काम कर लिया था वो क्या कर लिया था, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम कर चुके हैं। अब हम काम कर रहे हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की, वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। या अगर मैं बात करूं तो हमने जब ये चैप्टर शुरू करा था तो हमने एक काम पढ़ा था, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में हमने डिफरेंस जाने थे कि स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो हमने दो डेफिनेशन करी थी। ठीक है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर और स्केलर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था कि क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड ओनली, वो क्वांटिटी जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या कहलाते हैं, स्केलर। वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस क्या हो, डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर्स कहलाती हैं। लेकिन ये काम हर जगह वैलिडेट नहीं हो पाता है, 99% केसेस में ये केस जो है वो लग जाता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, करंट के बारे में पढ़ा था कि करंट जो है उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज स्केलर। कि करंट के पास जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो कैसा है, स्केलर है। इसका मतलब वहां पे काम जो है वो वैलिडेट नहीं हो रहा है। तो हमने नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, द क्वांटिटीज विच आर एडिड बाई एल्जेब्रिक मेथड्स। वो क्वांटिटी जिनको जोड़ने में योगदान है, किसका योगदान है, एल्जेब्रिक मेथड्स का, उनको क्या कहा जाता है, स्केलर कहा जाता है। एंड क्वांटिटीज विच आर एडिड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स, वो क्वांटिटी जिनको जोड़ने में योगदान है, किसका योगदान है, ज्योमेट्रिकल मेथड का, उनको जो है वो क्या कहा जाता है, क्वांटिटीज विच आर एडिड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। वो क्वांटिटी जिनको जोड़ने में योगदान है ज्योमेट्रिकल मेथड का, उनको क्या कहा जाता है, वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज यही हमने सीखना है कि ये ज्योमेट्रिकल मेथड होता क्या है। आप क्या कह रहे हो, एग्जाम्पल स्केलर्स और वेक्टर के हम पढ़ चुके हैं। जैसे स्केलर में अगर हम बात करें तो स्पीड है, वेक्टर्स में अगर हम बात करें तो क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल जो होते हैं। ठीक है, फोर्स हो गया, वो किसका एग्जाम्पल है, फोर्स एग्जाम्पल है वेक्टर का। वर्क डन और पावर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, स्केलर का। वो हम अलग अलग करते हैं, डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो मेन जो बात है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि वेक्टर्स आर एडिड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड होते क्या हैं उसके बारे में जानना है। उस टाइम पे मैंने कहा था कि आने वाले टाइम में पढ़ोगे, तो वो टाइम आ चुका है जब आपने ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में जानना है। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है, सीबीएसई बोर्ड में 101% आपके पेपर का हिस्सा होगा ही होगा। जब भी ये सिलेबस में आएगा ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आना है 3 नंबर का। ठीक है, और आपके कंपटीशन में भी इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, यूज जरूर कर रहे होंगे, ये जो बात है वो इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल लेंगे और हेडिंग डालने के बाद कॉपी बंद करके रख लेंगे, फिर काम जो है बस वो समझेंगे। काम जो है वो क्या करना है, चीजें हमने क्या बनानी है। तो टॉपिक जो है वो आपके पास है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बारे में काम करना है। ठीक है, हेडिंग डाल के कॉपी बंद कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जितनी बार भी पेपर दोगे बेटा, हर बार ये पेपर का हिस्सा होगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये काम जो है ना वो हमने करना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक लॉ है जिसमें इस्तेमाल होगा किसका, ट्राइंगल का, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है इसको क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल मेथड। क्यों कहा गया है ज्योमेट्रिकल मेथड, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना कि वेक्टर्स आर एडिड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड्स, कि वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकल मेथड से ऐड करा जाता है, तो ये उसी का ही एग्जांपल है। ज्योमेट्रिकल मेथड्स में ही इसको काउंट करा गया है। और ये क्या है हमारे पास, इट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स के एडिशन के लिए, ध्यान से समझे, वेक्टर्स के एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है ट्राइंगल का। ठीक है, वेक्टर के एडिशन के लिए एक लॉ है जिसमें इस्तेमाल होता है ट्राइंगल का, इसलिए टॉपिक का नाम पड़ गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, वेक्टर का एडिशन करते कैसे हैं, ट्राइंगल का इस्तेमाल क्या कुछ है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद आप 3 ट्राइंगल बनाओगे, तीनों ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्या कहता है ये लॉ, ध्यान से समझे, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने कहा है, लो का मतलब जैसा कहा गया है वैसा मानते हुए चलना है आपने। दिस लो स्टेट्स दैट, इस लो ने समझाया है, इफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इसको जो है वो बहुत अच्छे से आपने कर लेना है, आज कराते ही कल इसको करवा के ही देखा जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो गलतियां होंगी उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ट्राइंगल वगैरह बनाने में गलतियां करते हैं, अटेम्प्ट करने में गलती करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे फिर हम। इफ दिस लो स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज
टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज, दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा गया है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करा गया है किससे? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, अभी तो बस मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर इस्तेमाल जो है ना वो समझ में आ रहा होगा। adjacent sides of a triangle taking in same order, their resultant is given by third side taken in opposite order। इस तरीके से काम है। इस लो ने क्या समझाया है? इस लो के अनुसार अगर हम बात करें, दिस लो स्टेट्स दैट, इस लो ने कहा है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेनी है और दो वेक्टर उसकी एडजेसेंट साइड का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो तीसरी साइड से दिया जाएगा और तीसरी साइड जो है उसका जो ऑर्डर है वो कैसा रहेगा? अपोजिट। क्या क्या शब्द यहां से हमने उठाने हैं जिनका इस्तेमाल हम कर रहे होंगे? वन इज, दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करा गया है किसके तौर पे? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और उनका ऑर्डर जो है वो क्या रहा है? सेम। ये जो शब्द है ना ये हैं इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, गौर करेंगे, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमने क्या बना लेनी है? एक ट्राइंगल बना लेनी है। कैसे? समझे ध्यान से कि इस तरीके से एक वेक्टर हमारे पास है, ये जो है सर ये हमारे पास क्या है? दूसरा वेक्टर है, ठीक है। ये दो वेक्टर मेरे पास हैं और ये ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं, तो तीसरी जो साइड होगी वो उनका रिजल्ट दे रही होगी। मतलब इन दोनों को हटा के आप ये बना सकते हैं। क्या मतलब है? ध्यान से समझे, बाद में उतारेंगे, गौर करें कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर जो है उसका नाम क्या मान लिया? ये जो वेक्टर है ये क्या नाम है? ए वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये हमारे पास क्या है? बी वेक्टर, ठीक है। आपने क्या करना है? ये दो एडजेसेंट साइड हैं ट्राइंगल की, बिल्कुल ठीक बात है। इनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर का मतलब इनकी डायरेक्शन, मैं ऐसे जा रहा था फिर मैं कैसे चला गया? ऐसे। सेम ही चीज में जो है ना, मतलब कि मैंने अपने आप को अपोजिट ना करके, मैं ए ऐसे जा रहा था, बी मैं ऐसे चला गया, ठीक है, सेम ऑर्डर हो गया। जो तीसरे वाली साइड है, जो तीसरे वाली साइड है वो इनका क्या होती है सर? रिजल्ट होती है, ठीक है। अब जा कैसे रहे थे? ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो कैसा आना था? ऐसे आना था उल्टा, लेकिन उसके ऑर्डर को क्या कर दिया गया? रिवर्स कर दिया गया। यही कहा गया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि दो साइड हैं, दो वेक्टर का काम करेंगे, ए और बी, इन दोनों को हटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। कि ये एक लो है जो दो वेक्टर को क्या करता है? ऐड करता है। दो वेक्टर को ऐड करा गया, उनका जो आंसर है वो किससे निकाला गया है? एक ट्राइंगल से। इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या क्या अलग अलग चीजें यहाँ पे बनती हैं उन पे गौर कर रहे होंगे। बात नंबर एक, ट्राइंगल क्या रिजल्टेंट का मतलब? जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना बेटा, एक 10 ओम है, एक 5 ओम है, सीरीज में लगाए, अकेला कितना लगा दिया? 15 का लगा दिया, तो वो इक्विवेलेंट था। वही काम यहाँ पे क्या हो रहा है? रिजल्टेंट हो रहा है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है? कि इन दोनों को हटा दें, जो अकेला काम करे, इन दोनों के बराबर जो हो, उसको क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और पूछे, और किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो काम जो हम क्या कर रहे थे, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, कि हमने क्या करना है? ये लो क्या कहता है? कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम ए, दूसरे वाले वेक्टर का नाम बी, एक ए है एक बी है, ये ट्राइंगल की साइड है, साइड भी कैसी है? एडजेसेंट। ऑर्डर कैसा है? सेम। कि ये ए और बी साथ वाली साइड है, ये ऐसे जा रहे थे फिर ऐसे चले गए। क्या आर बी भी हो सका है मतलब? नहीं, आप ऑर्डर देखो ना, ऑर्डर की भी तो बात हो रही है ना, सेम ऑर्डर, ये ऐसे जा रहे थे ऐसे ही चले गए। अगर ये आर भी इसी तरीके से आता तो बात बनती है ना। इसमें ऑर्डर क्या करवाया? उसको अलग से दिखाया है ना। अलग से दिखाने के लिए उसने क्या कहा है? कि इसका जो ऑर्डर है सर वो कैसा होना चाहिए? जो रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर कैसा होगा? अपोजिट होगा, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को? बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना है? आर ऑर्डर में नहीं होगा, अगर आर ऑर्डर में होगा तो इन सब का आंसर 0 हो जाएगा जी। कुछ भी नहीं हो सकता भाई, जब तक ऑर्डर, जिनके ऑर्डर सेम है वो हमारे पास गिवन वेक्टर है, जिसका ऑर्डर अपोजिट है वो हमारे पास रिजल्ट होगा।
ऐसे करके चीजें हैं। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों वेक्टर्स को हटाएंगे तो एक अकेला वेक्टर जो काम आ रहा होगा उसका नाम क्या है, आर है। अब यहां से ऐसे गई, इसका ऑर्डर अपोजिट थोड़ी है। ठीक है, इस तरीके से काम है, इसके बारे में सीखना है। ये जो काम है इसको अब आपने सीखना कैसे है उस पर गौर कर रहे होंगे कि हमने क्या पढ़ा है। हमने एक ट्राइंगल बनाई है इस तरीके से, ये जो वेक्टर ये हमारे पास ए था, इसी तरीके से ये वेक्टर हमारे पास बी था, इन दोनों को हटाया और इन दोनों को हटाने के लिए एक अकेला जो आया उसका नाम क्या है, आर है। ठीक है, ये वाला वेक्टर जो है सर इसका नाम क्या हो गया, ए वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर है इसका नाम क्या हो गया, बी वेक्टर। और इस रिजल्ट वाले का नाम जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है। ये जो ए वेक्टर था ये बी वेक्टर था और उसका नाम क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। सही है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं। एक ट्राइंगल जिसका इस्तेमाल हमने कहाँ कर लिया, इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करा हमने डेफिनेशन देने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन अगर हम कर लेते हैं, ये 3 नंबर में आना है और कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा आसान सा काम होगा ये। इसको जो नाम दे दिया, इसको नाम क्या दे दिया, ए। इस वाले को यहाँ पे जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, बी। और इस वाले को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, सी। ए बी सी इस तरीके से आपने नाम ले लिए। कंस्ट्रक्शन क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन आपने कर दी कि ये सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जो ए बी के बढ़े हुए हिस्से पे जाके डलता है। इसको जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, डी। और ये जो है यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे कि काम जो है वो आपने एडी पे परपेंडिकुलर खींच दिया और वो परपेंडिकुलर क्या खींचा है, सी डी। ठीक है, अब ट्राइंगल कितनी होगी, 3। एक तो जो ये सॉलिड वाली बनी हुई है, एक जो यहाँ पे छोटी सी बनी हुई है, और एक कौन सी है, पूरी बड़े वाली। इसमें एक इस सॉलिड वाली का तो काम कर चुके हैं डेफिनेशन देने के लिए, एक बार इस्तेमाल इस छोटी का करेंगे और एक बार किसका करेंगे, पूरी बड़ी का। आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो काम जब हमने करना क्या कुछ है सर, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर लिया, ड्रॉ ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ करा आपने, सी डी परपेंडिकुलर ओवर ए डी। आपने सी डी परपेंडिकुलर खींच दिया और सी डी किस पे परपेंडिकुलर खींच दिया है, ए डी पे। सी से एक परपेंडिकुलर खींचा जो ए की बढ़ी हुई साइड पे जाके डी पे मिल जाता है। ठीक है, सी डी परपेंडिकुलर आपने खींच दिया। अब आपने इसको सोल्व करना है कि चीजें जो है वो हमारे पास बन कैसे रही होंगी। मैंने क्या बताया सर आपको, आपके पास 3 ट्राइंगल हैं, तीनों का इस्तेमाल करना है। जैसे ही तीनों का इस्तेमाल खत्म होगा आपका काम हो जाएगा। इस वाली का इस्तेमाल कर चुके हैं, 2 साइड हैं, एडजेसेंट हैं, 2 वेक्टर का काम कर रही हैं। ठीक है, वेक्टर्स के बीच में ये जो एंगल इनके बीच में है ये एंगल कितना है, थीटा के बराबर। ये एंगल जो इनके बीच में है वो एंगल कितना मान लिया, थीटा के बराबर। दिस इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होता है, ये एंगल थीटा होता है। ठीक है, अब करना क्या है, एक ट्राइंगल पकड़ लो और वो ट्राइंगल जो है सर वो हमारे पास क्या है, उस ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करूं, इस तरीके से ये ट्राइंगल मुझे दिखा रखी है यहाँ पे। ये जो नाम है सर ये नाम क्या है, सी। यहाँ पे नाम क्या है, डी। और यहाँ पे नाम जो है वो क्या है, बी। एक ट्राइंगल है सी डी बी, जिसमें ये एंगल जो है सर ये एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर। सी डी बी ऐसे करके ये एंगल कितना था, थीटा। इसके बारे में बात करूं तो बेटा ये नाम जो है ये क्या नाम था, बी। दिख रही है इतनी चीजें। तो एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, बेस। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस। इतनी बातें जो है वो हमें पता है। इस वाली ट्राइंगल को उठाया और यहाँ पे बना लिया। कोई दिक्कत आ रही है, बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये सब पता चल रहे हैं। कोस थीटा, कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोस थीटा का फॉर्मूला है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो कोस थीटा को कोस थीटा आपने लिख लिया। बेस, बेस की जगह अगर मैं बात करूं तो बेस की जगह क्या है, बीडी। बीडी जो है वो बेस की जगह है। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की जगह क्या है, बी के बराबर है। तो अगर मैं इस बीडी की बात करता हूं तो बीडी जो है सर वो क्या हो जाएगा, ये बी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझें काम जो है वो करना क्या कुछ है। बीडी जो है ये साइड है, इसको कहीं दूसरी जगह मत लेकर जाओ। काम जो है वो क्या करना है, कोस थीटा। कोस थीटा जो है वो किसके बराबर है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस के बराबर है। कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस के। बेस, बेस जो है सर वो क्या है, बीडी के बराबर है। हाइपोटेन्यूस जो उसकी जगह कितना है, बी। ये बी यहाँ पे डिवाइड में था, वहां जाके किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। तो बेस जो है बीडी की वैल्यू पता चलेगी कि सर बीडी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, बी कोस थीटा के बराबर। सही है इतनी बात। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अगर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है तो बेटा किसका इस्तेमाल कर लेंगे, साइन का। कि सर साइन थीटा अगर मैं बताना चाहूँ तो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है पी डिवाइडेड बाई एच के बराबर। सी डी जो है वो पी का काम कर रहा है सर, तो सी डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो किसके बराबर ही था, बी के। तो यहां से अगर मैं सी डी की वैल्यू निकाल दूं तो बी ऊपर चला जाएगा, तो बी ऊपर जाएगा तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी डी कम्स आउट टू बी बी साइन थीटा। कि सी डी जो है सर वो किसके बराबर है, सी डी बराबर है बी साइन थीटा के। तो ये सी डी वाली वैल्यू पता चलेगी कि सी डी वाली वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, बी साइन थीटा। इतना काम जो है वो समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत आ रही इतने काम में नहीं है जी। काम जो है सर वो हमें क्या पता है,
एक ट्राइंगल बनाई थी डेफिनेशन के अनुसार, फिर उसमें कंस्ट्रक्शन कर ली क्या, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे भेज दिया, यहां से हमने क्या निकाल लिया, हमने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, बेस। ट्राइंगल कितनी है, तीन ट्राइंगल में से हम 2 का काम कर चुके हैं। इसके बेस पे क्या दी है, डेफिनेशन। इसके बेस पे ये बी कोस थीटा और क्या निकाल लिया, बी साइन थीटा। पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, पूरी बड़े वाली ट्राइंगल जो है सर वो हमारे पास कुछ ऐसे है। ये पूरी बड़े वाली ट्राइंगल के बारे में अगर काम करें तो ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल में ये कितना है, आर, ये कितना है, बी साइन थीटा के बराबर। ये वैल्यू जो है वो कितनी है, बी साइन थीटा। इसमें ए और एक क्या था, बी कोस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी कोस थीटा। चेक करो, ये जो साइड है ये तो कितनी है, बी साइन थीटा, ये कितनी है, आर, ये ए यहां तक है, बी कोस थीटा वहां तक है, तो ये टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा। जिसको नाम अगर देना है तो ये नाम क्या बन गया, ए डी सी, ए डी, और ये नाम क्या हो गया, सी। एडीसी में अगर हम काम करते हैं तो चीजें जो आपने क्या करनी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे ही तीनों ट्राइंगल का काम खत्म करोगे, काम खत्म ही हो जाएगा आपका, टोटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो मुझे क्या पता होता है सर, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कैसे भी लिख लो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जगह कितना है, आर का स्क्वायर, बी की जगह वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, वैल्यू क्या हो जाती है, ए प्लस बी कोस थीटा और इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर वाला कितना है, बी साइन थीटा और इस सारे का भी होल स्क्वायर। कोई बात ही नहीं हो रही है सर, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। कोई ऐसा काम है ही नहीं जो आपको लग रहा हो कि भाई पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम, ठीक है। सिंपल एक कंस्ट्रक्शन करी, वहां से बी साइन बी कोस निकाला, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दी। अब इसमें क्या पता है सर हमें, कि आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर जो है सर वो क्या हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूं तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह कितना है, बी कोस थीटा, प्लस क्या हो गया, बी का स्क्वायर हो गया। बी के स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या हो गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से काम हमने कर लिया, ये खुल जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसको ए माना, इसको बी माना, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे ही होता है। प्लस यहाँ पे जो काम है वो हमारे पास क्या है सर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके है यहाँ तक का काम, कोई बात ऐसी होगी ही नहीं जो परेशान कर रही है अब तक के काम में, कि ए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह आर का स्क्वायर, बेस की जगह ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में अगर मैं काम करता हूं तो इन दोनों में चीजें जो है वो क्या है, बी स्क्वायर कॉमन आ जाए। मैं बता ही नहीं रहा हूं तुम्हें कुछ भी, तुम खुद से ही इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सब कुछ कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। यही काम जो है वो आपने देखना है कि दोनों में क्या दिखा सर, बी स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद अगला काम जो है वो क्या करना है सर, आर स्क्वायर, ठीक है। बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है, बस ये बताना है कि ट्राइंगल लो, वेक्टर एडिशन अपने आप बना देंगे सही। 2ab कोस ऑफ थीटा, इस तरीके से काम करना है। यहाँ पे सर अगर मैं बात करता हूं तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से काम हमारे पास हो गया कि बी स्क्वायर अगर कॉमन लेना है, बी स्क्वायर कॉमन लेना है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अब क्या कर दूं, 1, और चाड़ ही कर दिया भाई बालकों ने, ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करूंगा तो वो कितना हो गया, 1 हो गया। तुम पहले से ही पढ़ के आते हो हैं, मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो वो किसके बराबर होगा, ये जो वैल्यू है सर, ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे काम क्या हो गया, 2ab कोस थीटा और प्लस जो है सर वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। इस तरीके से काम है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। रिजल्टेंट का मतलब जो इन दोनों को हटा के एक आंसर आएगा वो आर, उसकी वैल्यू जो है सर वो कितनी रहेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। की रिजल्टेंट बताना है तो रिजल्टेंट क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखो ध्यान से कि सर रिजल्ट जो आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, उसमें इस्तेमाल किसका, कोस थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है बेटे, एंगल। एंगल बनाने में इस्तेमाल किसका होता है, ज्योमेट्री का। इसीलिए इस टॉपिक को जो नाम दिया गया है, ये कैसे मेथड हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड है। इनमें जोड़ने में एंगल का योगदान है। एंगल किससे बनाया जाता है, ज्योमेट्री से। तो इसलिए इन मेथड्स को क्या नाम दिया गया, ज्योमेट्रिकल मेथड। की एंगल के बदलने से आंसर बदल जाता है,
एंगल के बदलने से आंसर बदल जाता है, तो इसलिए क्या कहा गया है, ज्योमेट्रिकल मेथड कहा गया है। 3 ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल का जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर इस डेरिवेशन के बारे में बात करूं तो बेटा 3 नंबर की प्लस 2 नंबर में इसमें आपको क्या दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल देके 5 नंबर का कंसेप्ट आपके पेपर में हर बार, जितनी बार पेपर दोगे हर बार ये आना ही आना है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर के एडिशन में एक लॉ हमने पढ़ा जिसमें इस्तेमाल किसका हुआ, ट्राइंगल का, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसने क्या कहा, 2 वेक्टर बना लो, दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट साइड, ऑर्डर भी क्या रहना चाहिए, सेम। अब अगर रिजल्टेंट बताना है तो ऑर्डर को अपोजिट कर दो, तीसरी साइड को कहते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से इस साइड को आगे ले जाओ, इस वाले को बी कोस थीटा, उसको क्या नाम दे दिया, बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये ट्राइंगल बनी, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। समझ आ गई इतनी बातें, इस काम को उतारना शुरू करो, फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, करें शाबाश। अब ये रिजल्टेंट हमारे पास आ गया कि रिजल्टेंट कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब वेक्टर के पास तो दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया कि मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मुझे डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन देनी है तो सर इसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट ने जो इसके ए के साथ डायरेक्शन बनाई है वो अल्फा मान ली। यहाँ पे दिखा भी देंगे अपने डायग्राम में कि सर ये वाला एंगल जो है वो कितना है, अल्फा। कि रिजल्टेंट ने ये ए वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा है। ये बार बार आप 12th तक भी इस्तेमाल कर रहे होगे इस डायरेक्शन वाले कंसेप्ट का, कि आपने जो वो क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन अगर देनी है, क्योंकि वेक्टर के पास तो दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देनी है, दैट विल बी गिवन बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। उस डायरेक्शन को दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा से, ठीक है। टेंजेंट अल्फा से दूंगा तो इस अल्फा के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, और ये जो नाम है सर ये नाम क्या बन गया, बेस। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आपने टेन अल्फा से ही डायरेक्शन क्यों दी, साइन अल्फा या कोस अल्फा का इस्तेमाल क्यों नहीं करा, क्योंकि क्या अल्फा से निकाले जाएंगे ना बेटा, आर का एंगल बताना है ना आपको, आर का एंगल बताना है कि आर का एंगल कितना है। तो आर का एंगल जो है वो तो क्या ही लिखा गया, थीटा वहां यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, अल्फा यूज कर लेंगे। आइए समझ में मैं क्या कह रहा हूं, हमें किसका, हमें डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन किसकी देनी है, आर की डायरेक्शन देनी है, आर की डायरेक्शन देनी है, तो ये थीटा तो यहाँ यूज हो चुका है, हाँ थीटा डैश यूज कर लो, थीटा डैश का ही नाम अल्फा है, ठीक है। आप फाई यूज कर लो, कोई और एंगल यूज कर लो, उसी को यहाँ पे दूसरा एंगल होगा कुल मिला के, जो दूसरा एंगल है उसको नाम यहाँ पे क्या दे दिया, अल्फा नाम दे दिया। अब मेन सवाल है कि यहाँ पे टेन अल्फा का इस्तेमाल क्यों करा, आप साइन अल्फा यूज कर लेते, कोस अल्फा, तो जब आप साइन या कोस यूज करते तो उसमें इस्तेमाल किसका होता, आर का। आर का आंसर निकालने के लिए आर का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सामने जो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली वैल्यू जो है सर वो कितनी है, परपेंडिकुलर वाली वैल्यू है बी साइन थीटा, और बेस, बेस वाली वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम हमारे पास है कि टेन अल्फा चाहिए, और टेन अल्फा अगर चाहिए तो टेन अल्फा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह बी साइन थीटा, बेस की जगह ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा मुझे बताना है, टेन अल्फा जो है डायरेक्शन देगा, और टेन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई सर, टेन अल्फा की वैल्यू बराबर आ गई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि टेन अल्फा जो है वो बताना है, और टेन अल्फा जो है सर वो किसके बराबर है, टेन अल्फा बराबर है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने देना है। समझ आ गई ये बात आपको। सर आपने यहाँ पे साइन अल्फा क्यों नहीं लिखा, तो बेटा यहाँ पे एच आता है, एच की जगह आंसर क्या आता, आर। अब आर का आंसर देने में आर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो चीजें उठाई जिनमें आर था नहीं, एक परपेंडिकुलर और एक किसमें, बेस में। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो है बेटा वो क्या कहलाता है, टेन अल्फा। ये डायरेक्शन भी आपने देनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आर जो है वो क्या है, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो ये निकाल दिया, और आर की डायरेक्शन जो है वो कहाँ से लिखी गई है, यहाँ पे इस ट्राइंगल के नीचे ये डायरेक्शन जो है वो बना लो कि टेन अल्फा इज इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू, वैल्यू रख दी तो ये आंसर बन जाएगा। उतारो इस काम को, फिर आगे चलेंगे, करते हुए चलें कि टेन अल्फा बताना है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। ये टेन अल्फा किसका काम कर रहा होगा, डायरेक्शन का। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस करेंगे अलग अलग वेक्टर्स के, पहले इस काम को उतार लो इतने को। आर जो है वो, आर क्यों निकाला है, अच्छा सवाल है। आर के ऊपर क्या लग रहा है बेटा, एरो। एरो का मतलब ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर क्या होगा, दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगी और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ा, डायरेक्शन का मतलब वो एंगल कितना बना रहा है, ये आर की डायरेक्शन आई है।
आर का मैग्नीट्यूड तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। वैल्यू कितनी होगी 10। 10 वैल्यू होगी कहां, हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री के एंगल पे होगी। तो वो एंगल बताया आपने, ए के रिस्पेक्ट में बनाया है, जो पहले वाला वेक्टर है उसके साथ का एंगल है बेटा। जो ए के साथ एंगल है वो क्या है, अल्फा है। ठीक है, दिखाया तो यहाँ फिगर में आपने कि ए के साथ एंगल जो है वो क्या है, आर के बराबर। ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है। हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर के साथ एंगल है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। पहले वाले वेक्टर के साथ एंगल जो है वो अल्फा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया काम। अब इसके बेसिस पे हमने स्पेशल केसेस लगाने हैं कि अलग अलग वेक्टर्स के लिए आंसर के रिजल्ट जो है वो क्या बनेंगे। सुनिए ध्यान से कि स्पेशल केसेस जो है वो क्या होंगे। हमने अलग अलग टाइप के वेक्टर पढ़ रखे हैं, और अलग अलग टाइप के वेक्टर जो है सर वो हमें क्या कहते हैं। पहले वाला जो वेक्टर है सर वो हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अगर हम काम करें किसके लिए, पैरेलल वेक्टर्स के लिए काम करें, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ, इसके बेसिस पे अंत सवाल करेंगे हम, फिर बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे। वर्ड जो है सर वो पहला जो सवाल है वो हमारे पास क्या है कि वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो। पैरेलल वेक्टर वो थे जिनके बीच में एंगल जो है सर वो कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, समझे बोर्ड पे ध्यान पे, बाद में जो है उतार रहे होंगे इस काम को। दो वेक्टर उनको पैरेलल कहा जाता है कब, जब उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम। दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इस तरीके से वेक्टर हमारे पास हैं। वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल जो है सर, सेम डायरेक्शन के वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन के वेक्टर हैं तो सर उनके बीच में एंगल कितना है, 0। एंगल 0 है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। 2ab कोस थीटा, थीटा जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 0। इस वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं तो ये काम जो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस 0 जो है सर वो किसके बराबर है, कोस 0 बराबर होता है 1 के। तो इस तरीके से इस काम को अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि सर पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनके बीच में एंगल कितना हो, 0। कोस 0 कितना होता है बेटे, 1। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करा तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी जो है वो आंसर आ जाएगा। a प्लस बी आंसर अगर है तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आ गया। मतलब कि एक वेक्टर कितने का, 10 का, एक कितने का, 5 का, सीधा आंसर कितना होगा, 15। सिंपली उनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जब वेक्टर्स को सिंपली जोड़ा जाता है या वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। सबसे बड़ा रिजल्टेंट जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, a प्लस बी। मान लो एक वेक्टर कितने का, 6, दूसरे वाला कितना, 4, तो इनका सबसे बड़ा आंसर क्या होगा, 6 जमा 4 10। मान लो आप सोचो कि 11, तो 11 का भी इनका आंसर आ ही नहीं सकता सर, 9 तो आ सकता है। कर लेंगे वो तो, डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हमने मैक्सिमम की लिमिट जाननी है। ठीक है, काम जो वो क्या करना है, ये चीज आपको पता चल गई। अब जो काम है वो क्या करना है, अगला कंसेप्ट क्या है कि अगर दूसरा केस जो है, दूसरा केस हमारे पास किसका है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का है। दूसरा जो केस है सर वो किसका है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर वेक्टर जो है वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं, उनके बारे में काम करना है कि उनके बारे में चीजें जो है वो कैसे चलेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जब डायरेक्शन वेक्टर्स की कैसी हो जाए, अपोजिट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं तो सर उनके बीच में एंगल जो है सर वो कितना है, 180 डिग्री का है। ये वेक्टर ए हमारे पास है, ये वेक्टर बी हमारे पास है, दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के कैसे अपोजिट है। एक लेफ्ट जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है, राइट, अपोजिट जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, शाबाश। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल जो है वो किसके बराबर है, ये थीटा जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। अगर रिजल्टेंट यहाँ पे बताया जाएगा तो रिजल्टेंट जो है वो कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और थीटा जो वैल्यू है सर वो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कितनी है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा, थीटा जो वैल्यू है वो कितनी है, 180। कोस 180 -1 होता है बेटे, कोस 180 जो है वो कितना होता है, -1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस 180, कोस 180 कितना, -1 होता है। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ये -1 यहाँ इसके पास भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab। इस तरीके से काम कर लिया। इसको अब अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट a माइनस बी, और इस सारे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आंसर क्या रह जाएगा, a माइनस का b। अब दो वेक्टर को सिंपली माइनस कर रहे हो आप, ये इनका मिनिमम आंसर होगा। मिनिमम आंसर क्या होगा, a माइनस बी। मतलब कि हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिया है कि यू आर गिवन विद अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, एक फोर्स कितने का, 4 न्यूटन का। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा
वो रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम 10 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है 2। 2 से लेके 10 के बीच में जाएगा। क्या इनका रिजल्ट कभी भी 1 बनेगा? नहीं बन सकता। क्या कभी 15 हो सकता है? नहीं बनेगा। रिजल्टेंट जो है वो किसके बीच में रहेगा? 2 से लेके 10 के बीच में। अब आप हैं 20 कैसे हो सकता है बेटा जब 10 लास्ट है? बीच में हो जाएगा। 2 से लेके 10 के बीच में कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि थीटा कैसा है। जैसा थीटा होगा उसके हिसाब से आंसर बदल जाएगा। ठीक है, कैसे? वो थीटा 60 डिग्री है तो आंसर कुछ और आएगा, 30 है तो कुछ और आएगा, 90 है तो कुछ और होगा, 135 है तो कुछ और आएगा। सही है, उसके बेस पे डिपेंड कर रहा होगा। ये बातें जो है सर वो हमें पता होनी चाहिए। इतना काम जो है वो हमने देखा है। ठीक है, अगला जो काम है सर वो हमने किसके बेसिस पे करना है? नेक्स्ट इज योर एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो है वो आपने पढ़ लिए। एंटी पैरेलल वेक्टर के बाद अगर मैं बात करता हूं तो देन इज योर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब जो काम करेंगे किसके बारे में? ऑर्थोगोनल के बारे में बात कर रहे हैं या परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं या नॉर्मल वेक्टर्स के बारे में? आवाज नहीं करो भाई, ध्यान से समझे। ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर्स, इनके बारे में काम करना है जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। वेक्टर्स आर सेड टू बी नॉर्मल या परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर एंगल उनके बीच में कितना है? 90 डिग्री, तो क्या कह दिया? परपेंडिकुलर कह दिया। तो आर रिजल्टेंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिजल्टेंट का आंसर क्या है सर? रिजल्टेंट का आंसर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना है सर? 90 और कोस 90 कितना? 0। तो ये प्रोग्राम क्या रहेगा? ये आंसर कितना रह जाएगा? ये आंसर रह जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यही तो चीज चेक करनी है तुमने। अब देखो, एंगल 90 था, आंसर कुछ और आया है। एंगल 180 था, आंसर कुछ और है। एंगल 0 था, आंसर कुछ और है। तो इसका मतलब एंगल के बदलने से आंसर बदलता है। इसका मतलब ये एंगल पे डिपेंडेंट है, इसलिए इन मेथड्स को क्या नाम दिया गया? ज्योमेट्रिकल मेथड नाम दिया। समझ आ गई ये बात आपको? और वेक्टर्स हमेशा इस मेथड से जोड़े जाते हैं, ये बात आपको पता हो। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हम क्या कर चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्शन वाला कंसेप्ट। ये स्पेशल केसेस जो उतार लीजिए, इस काम को पढ़ लीजिए। कल आते ही पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करें, उतारें इस काम को जल्दी, शाबाश।